काफ़ी दिन पहले मेरे साथी के साथ बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में मैं कह रहा था कि किसान इस समय भी गुलाम है। जब तक ये तीनों अध्यादेश आए नहीं थे, 6 महीने पहले के लगभग की बात है, मेरे कहने का तर्क था कि किसान अपनी फसल को बेचने में आज़ाद नहीं है। वो मेरा साथी कह रहा था कि कौन रोकता है, आज़ाद है। तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आज़ाद कैसे हो सकता है कि आप मिल लगे हुए हैं, शुगर मिल, गन्ना किसान वहाँ गन्ना लेकर जाता है और निर्धारित किया हुआ है कि इतने एकड़ से अधिक पैदावार मिल नहीं लेगा। बहुत से किसान कभी पंजाब में डालने जाते हैं उस गन्ने को, जहाँ भी उन्हें रास्ता नज़र आता है वहाँ जाते हैं। बड़ी परेशानियाँ उनको होती हैं क्योंकि जो गन्ने का से चीनी आदि का प्रोडक्शन होना है वो शुगर मिल में होगा। उसकी जो वैकल्पिक व्यवस्था थी देश में, जैसे ग्रामीण स्तर पे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पर शक्कर बनाते थे, गुड़ बनाते थे। बेशक आज एक हंगामा मचा हुआ है कि सेहत के लिए गुड़ चीनी की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल व्यवस्था थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब अगर शुगर मिल नहीं लेगा गन्ने को तो रस पीने वाले जाते हैं, जैसे रेडियो पे बिकता है रस, बेचने वाले वो ले सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके अलावा गन्ने को बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था ने जो विकल्प थे किसान के लिए वो सारे ख़त्म कर दिए। मतलब जो कोल्हू जिस कोल्हू में गुड़ बनता था और शक्कर बनती थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। ऐसी सरकारी पॉलिसियां लाई गई कि शुगर मिल बड़ी फैक्ट्री के सामने छोटी छोटी फैक्ट्रियां ख़त्म हो गई। मैं कहता हूं कि कभी देश में नील की खेती के लिए अंग्रेज़ों ने देश के किसान को प्रतिबंधित किया था, ज़बरदस्ती की थी कि आप नील की खेती कीजिए, और उस समय विद्रोह हुआ था बड़ा भारी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों के पास डंडा था, लोग गुलाम थे, तो उन्होंने उसे सख्ती से दबाया उस आंदोलन को। उस समय लोगों को लगा कि हम जो खेती करना चाहते हैं उस खेती को रोककर जो अंग्रेज़ खेती कराना चाहते हैं वो ज़बरदस्ती हम पर थोपी जा रही है। उस समय अंग्रेज़ों के हाथ में तरीका था डंडे का। अब लोकतंत्र है, वोट भी चाहिए, आप सख्ती नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास पॉलिसी है। वो पॉलिसी जो आप छुपी हुई पॉलिसी के तहत ऐसा वातावरण बना दीजिए कि धीरे धीरे किसान को शुरुआती दौर में लगे कि बहुत बेहतर चीज़ है। जैसे शुगर मिल आए होंगे तो लगा होगा किसानों को ये हमारी क्रांति का साधन है, हमारे लिए एक नई क्रांति है एग्रीकल्चर में। और उन्हें नहीं पता था कि जो छोटे छोटे कोल्हू वगैरह, क्रेशर वगैरह जो चलते थे अपने अपनी स्थानीय भाषा में जो उनको बोलते हैं, वहाँ गुड़ और शक्कर बनती थी, वो ख़त्म हो रहे थे। तो किसानों को नहीं पता था कि एक व्यवस्था नई जो आ रही है यह आपकी व्यवस्था को खा जाएगी और आपके पास उस दुकान के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब ये 3 अध्यादेश जो लाई है सरकार, ठीक, मैं उस समय जो कह रहा था कि गुलामी ये नहीं कि आप डंडे के साथ रोको, गुलामी ये है कि आप विकल्प ही ना छोड़ो। अब मंडियाँ कभी किसान को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई थी, अब धीरे धीरे किसान को कहा जा रहा है कि आप बाहर बेच सकते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि बाहर क्या हर कोई खरीदने वाला खड़ा है, कहीं एक व्यवस्था है। जो चीज़ मैं सबसे ज़रूरी जिस पर आना चाहता हूँ वो ये है कि इन बिलों में एक हंगामा सबसे बड़ा मचा हुआ है। किसान संगठन इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि एमएसपी कानून लेकर आइए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, एमएसपी को सुरक्षित कीजिए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पे ही खरीदेंगे, लेकिन लिखने को तैयार नहीं है। और लोग भी बहुत से चर्चा का विषय इसमें कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है, कि सरकार को तो वोट चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वोट तो उनको चाहिए, लेकिन उनको बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा भी चाहिए। और दशकों से तीन दशकों के आसपास से एक विवाद चल रहा है कि भारतीय किसान जितना पैदावार लेना चाहिए, ज़मीन से जितना फ़ायदा लेना चाहिए, भारतीय किसान उतना नहीं लेता। यद्यपि अगर तुलना करेंगे, मैं कई बार बोलता हूं कि वर्ल्ड बैंक की तुलना करेंगे तो अमेरिका के किसान से ज़्यादा हम कमा कर देते हैं। हाँ, लेकिन कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, किसान की आवाज़ उठाने वाला। यह आरोप लगाया जाता है कि किसान अपनी ज़मीन से पैदावार ज़्यादा नहीं देता, इसीलिए सबसे जो महंगी जो संसाधन किसान के पास ज़मीन है उसका उपयोग नहीं किसान कर पाता। दुनिया में 2 ह्यूमन रिसोर्सेज और ज़मीन बड़े संसाधन जो खेती से जुड़े हुए हैं। भारत का आज भी 50% हिस्सा खेती से जुड़ा हो, जो अपना घर चलाता है, और ज़मीन तो है ही। तो ये कैसे किया जाए?
तो सीधा सा तरीका है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो योजना से सरकार को पॉलिसियां बनाने पर मजबूर करेंगे और ज़मीन को छीनने के लिए तरीके ढूंढेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूं कि इस समय एक चीज़ की जा रही है, किसान को बदनाम किया जा रहा है ताकि किसान को दोषी करार दे दिया जाए, ताकि उसे हर चीज़ मनाने के लिए तैयार किया जा सके। किसान, अब तो मैं तो ये कहता हूँ, हक की लड़ाई नहीं रही है किसान की, अब तो अस्तित्व की लड़ाई है। किसान धान लगाता है, उसके लिए पानी खराब हो रहा है, उसका दोषी किसान को बताया जाता है। अभी भी पूरा चल रहा है, पराली जलाते हैं। यद्यपि मैं आप फिर अपनी बात में कहता हूं, कुछ मूर्ख लोगों को यह नहीं पता, खेत में आके पराली कोई नहीं जलाता, फसल अवशेष जलाते हैं, जो बचा है, जो उपयोग नहीं होता, जो हाथ से आपने जो वो तरीके नहीं छोड़े कि हाथ से कटाई हो धान की, जो हाथ से कटाई करके पराली बचाते हैं, 3-4 हज़ार रुपए एकड़ वो बिकती है और लोग उसका पशुओं का चारा के रूप में प्रयोग करते हैं। जो उपयोग नहीं हो पाती, नीचे जो कंबाइन से कटती है, जो फसल अवशेष बच जाते हैं, उनको जलाया जाता है, क्योंकि उनको इकट्ठा नहीं कर सकता किसान, उसके पास रास्ते नहीं है। इस पर बहस नहीं होती कि प्रदूषण के तरीके कहाँ हैं, प्रदूषण के कारण क्या हैं, कहाँ से प्रदूषण हो रहा है। इस पर अभी भी मैं पिछले 2-4 दिन पहले मैंने एक बात पढ़ी थी कि केंद्र सरकार 50 टीम भेज रही है दिल्ली में ये जांच करने के लिए कि प्रदूषण कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उनका कहना है कि 4% प्रदूषण ही किसानों के क्षेत्र से होता है, खेती के क्षेत्र से होता है, बाकी 96% कहाँ से हो रहा है, दिल्ली में जांच करेंगी। केंद्र सरकार ने कुछ टीमें लगाई हैं और उनका विरोध भी किया अरविंद केजरीवाल ने। उनका कहना है कि किसान ही बड़ा कारण है प्रदूषण का। तो मैं केंद्र सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो टीम जो अब लगाई गई है, ये क्या अंडे से निकली हैं? अभी पहले नहीं भेजी जा सकती थी, जब 3-4-5-6 साल से आप किसान को दोषी ठहरा रहे हो और हरियाणा सरकार 190 करोड़ प्रचार पे लगाती है कि किसान पराली ना जलाए, किसान पराली ना जलाए, उसके प्रचार पे। क्या तब पहले 190 करोड़ वहां नहीं लगने चाहिए थे, ये पता करने के लिए कि प्रदूषण कहां से हो रहा है? दूसरा, पानी का समस्या, पानी की क्राइसिस, भारत में पानी बर्बाद करा, लेकिन चर्चा अमेरिका में होती है। बड़े बड़े एनजीओज वहां काम करते हैं कि भारत का किसान पानी बर्बाद कर रहा है, और यहाँ की हरियाणा सरकार दबाव बनाती है किसान पे कि धान ना लगाए। और दिक्कत यह है कि जो जमुना की बेल्ट है हरियाणा की, जहां 10 फुट पे चोआ है, जल स्तर है, वहां भी धान लगाने से रोका जा रहा है। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है कि धान को रोका जाए, धान लगाने से किसान को रोका जाए। किसान जिस खेती में कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब का किसान उन्नत किसान है, वो मेहनत करके और धान के कारण बहुत उन्होंने तरक्की भी की है, कि इनको ये चीज़ जो इनको फायदा दे रही, इनको रोका जाए। वैकल्पिक खेती पर कोई अभियान नहीं छेड़ा जाता, इनको रोका जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, भारतीय किसान को यूरिया देना पड़ता है सरकार को, और उसमें बहुत बड़ी सब्सिडी देनी पड़ती है, महंगा पड़ता है यूरिया, और एक बड़ा खर्च है भारत सरकार के लिए किसान के यूरिया का तो जो पूर्ति करनी पड़ेगी, और उसमें सब्सिडी पे किसान को देना होगा, वो महंगा है। 15-20 साल से सरकार ताकत लगाए हुए किसी न किसी तरह ये सब्सिडी रोकी जाए किसान की। हाँ, लेकिन वोट बैंक बड़ा इसे डरते हैं, लेकिन फिर अगर करना है तो तरीके और ढूंढे जाते हैं। दूसरा, एमएसपी कि एमएसपी जब दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, के धान है, कपास है, या गेहूं है, या बाजरा है, या 2-3 सब्जियां भी हैं जिनकी एमएसपी भी देती है सरकार, कि इस एमएसपी के कारण चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत पर दबाव भी है, जो खाद्यान्न महंगा होता है वो भारत की सरकारों के एमएसपी देने के कारण भी होता है। अब अगर आपको खेती को कमजोर करना है तो जो सबसे ज्यादा उन्नत किसान उस पर काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, और हरियाणा और पंजाब के किसान को रोका जा रहा है। और एमएसपी को रोक, एमएसपी अब ये मैं नहीं कह रहा, आप ध्यान से सुनिए। हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो कह रहे हैं कि वो अपने भाषण में कह रहे हैं, उनके भाषण से समझ आता है कि एमएसपी कितनी बड़ी समस्या है, और किसी को समझाने की जरूरत नहीं। उनका एक इंटरव्यू है, कई दिन से चल भी रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर हम सरसों खरीदते हैं, हम 31 लाख टन खरीदते हैं, हम 1 लाख टन का तेल निकालते हैं, बाकी 30 लाख टन जो बाजार में बेचते हैं सस्ते भाव में, महंगा किसान से खरीदते हैं एमएसपी पे और सस्ता बेचते हैं। मतलब साफ कह रहे हैं कि सरकार को उससे नुकसान होता है। और अब सरकार कल्याणकारी नहीं रही है। ये पिछली सरकारों का सरकार कल्याणकारी योजनाएं नहीं रखती, घोषणाओं के लिए होती है। सरकार अब व्यापारी बन गई है। सरकार को लगता है कि जो भी फसल हम खरीदते हैं, फिर सस्ते, जब उसका एमएसपी से नीचे रेट गिर जाता है, उसे सस्ते में बेचते हैं, तो इस खर्चे को कैसे रोका जाए? साफ साफ कह रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी कि एमएसपी से हम महंगी खरीदते हैं, फिर इसे सस्ती बाजार में उतारते हैं, तो सीधी सी बात है, उसे पीछा छुड़ाने का तरीका ये बिल
लाए गए हैं। देखिए सरकार एक तरीका है वोट बैंक को बचाने का कि आप जिसको पीट रहे हो उसको बताओ ना कि आप पीट रहे हो, आप कह रहे हो कि हम सुधार कर रहे हैं आपका, क्योंकि अगर उसे पता चल गया पीट रहे हैं तो वो फिर आपका विरोधी हो जाएगा। सरकार एक बेहतर तरीका इन्होंने सीखा है बहकाने का। काम करने वाले लोग हैं इनके पास, कैसे ये सोचते हैं इतनी कुटिल नीतियां कि अभी पीछे आपने देखा होगा धान से रोकने के लिए किसानों को उस समय एक योजना आई थी और मुख्यमंत्री हर जगह घूमे थे, कोरोना काल के दौरान भी अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटे। ये उस समय घूमे थे कि मेरा पानी मेरी विरासत, किसान के लिए। अब मुझे कहीं से कोई बता दे कि ये किसान के लिए पॉलिसी का कौन कह रहा है ये योजना किसान के लिए थी? ये किसान की दुश्मन योजना थी कि किसान को कहा जा रहा है मेरा पानी मेरी विरासत के पानी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है और रोक धान मत लगा। मतलब जो फसल बेचारा किसान करना जानता है, जिसे करने में उसे थोड़ा बहुत पैसा नजर आता है, उसे ही रोका जा रहा है करने में और कहा जा रहा है तेरे फायदे के लिए। पता नहीं, समझ में नहीं आया कि मेरा पानी मेरी विरासत ये किसान को देकर किसान का कौन सा फायदा था इसमें। इसी तरह ये सरकार काम करने के तरीके हैं। कोई इससे पहले कांग्रेस सरकार हो कोई भी हो, ये कॉर्पोरेट घरानों के नीचे काम करते हैं और ये बेहतरीन तरीके से किसान का तो हमेशा ही नुकसान किया। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। पहले तो ये निर्णय नहीं कर पाते किसान की आय कितनी है, पहले क्लियर तो बताओ कि हरियाणा के किसान की प्रति एकड़ इतनी आय है और 2022 में हम दुगनी कर देंगे। बिहार के किसान की आय इतनी है, अब तो कह रहे हैं बिहार मॉडल लेकर आ रहे हैं। बिहार के लोग यहाँ लेबर करने आते हैं हरियाणा पंजाब में और हरियाणा पंजाब के किसानों को कहा जा रहा है कि बिहार का मॉडल बेहतर है। पागल से पागल आदमी भी समझ सकता है, बेवकूफी भरा फैसला है। अगर यहाँ के लोग बिहार में जाते खेतों में काम करने के लिए तो मानते कि आपका मॉडल वहां बेहतर है। वहां के लोग यहाँ लेबर करने के लिए आते और कह रहे हैं वहां का मॉडल बेहतर है। कैसे शर्म नहीं आती आप लोगों को? तो किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, मैं तो इतना कहता हूं एमएसपी से पीछा छुड़ाने के लिए सब किया जा रहा है और सरकार को इस पर सोचना होगा। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से मेरी प्रार्थना कि आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप इस आंदोलन में आप अपना आंदोलन मत बनाइए। आपके कारण किसान की आवाज कमजोर पड़ रही है, आपको राजनीतिक फायदा उठाने की पड़ी है कांग्रेसी लोगों को, जिससे किसान की लोगों को लगता है और सरकार इस पर सफल हो रही है कि किसान नहीं कांग्रेसी है, बार बार कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, आप भी किसान हैं, दूर का सोचिए, आपको कहां से नजर आता है। मैं भाजपा के लोगों को देखता हूं, भाजपा के लोग फाने जला रहे हैं लेकिन कोई बोलता नहीं सरकार को कि हमारी मजबूरी है। आप शोध क्यों नहीं करते प्रदूषण पे? एग्रीकल्चर की जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करने के लिए सरकार काम कर रही है। इस पर सरकार को सोचना होगा कि ये देश किसानों का है और एक बेहतर अगर आपको विकल्प खड़ा करना है, एग्रीकल्चर को उद्योग के रूप में विकसित करना होगा और एग्रीकल्चर में रोजगार जनरेट हो, इस पर काम करना होगा। बस मैं तो जो सोचता हूँ, जो लोग कहते हैं इसको ये अफवाह है, लेकिन ये सत्य है कि किसान के पास जमीनें हैं और मानव संसाधन है, इनको यहाँ से हटाकर बड़े बड़े शहरों की तरफ भेज रहे हैं। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि किसान से खेती छुड़वा के और इन लोगों को शहरों में भेज दीजिए, अगर आपकी यही प्लानिंग है, यही योजना है कि ज़मीनें इनके पास ना रहे और इस ज़मीन से आप पता नहीं क्या निकालोगे और फिर यहाँ से लोग निकल के शहरों में जाएंगे, तो आपके लिए दो समस्याएं सबसे बड़ी, एक तो आप प्रदूषण देख रहे हो, बड़े बड़े शहरों के कारण ही ये प्रदूषण हो रहा है, और दूसरा बेरोजगारी। एग्रीकल्चर आज भी बहुत बड़ा सेक्टर जो लोगों को रोजगार दे रहा है, इस सेक्टर को आप धराशायी कर दोगे और बेरोजगारी एक दानव की तरह आपके सामने खड़ी होगी। और आज लोग कहेंगे उन सरकारों ने वो पॉलिसी बनाई थी जिससे एग्रीकल्चर खत्म हुई, बाद में आने वाली सरकारें और लोग भी पछताएंगे इस दिन को देखकर। और मैं किसान संगठनों से विशेषकर एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी एकता के अभाव के कारण आज हमें आंख दिखा रहे हैं लोग। एक पॉलिसी के तहत हमें एक होना होगा। क्यों अपमानित होते हैं हम लोग? हमें किसी न किसी तरीके से, ये नहीं कि हम आज एकजुट हो गए कि बड़े आंदोलन को आज ही रूपरेखा दे देंगे। मैं तो कहता हूं एक से शुरू कीजिए, हम 100 तक पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे एकता की बात हो, एकजुट होकर बातचीत करके आगे बढ़ा जाए और एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम हमारे खिलाफ बनने वाली पॉलिसियों के खिलाफ आवाज मजबूती से उठा सकें। और दूसरा, एग्रीकल्चर से जुड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवा हैं, आजकल नया जमाना है, नई टेक्नोलॉजी है, उससे जुड़े हुए लोगों से मेरी प्रार्थना है, युवा लोग इस आंदोलन से जुड़ें, किसान की बात से जुड़ें, किसान के क्षेत्र में थोड़ा शोध करें, देखें दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे किसान को बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। युवा इस सारी, मैं ये नहीं कहता कि यही एक आंदोलन जो चल रहा है कि 3 अध्यादेशों के खिलाफ ना, खेती से जुड़िए। खेती में पढ़े लिखे लोग आएंगे और खेती से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ एकता का आंदोलन हो, उन सब आंदोलन में अपनी सहभागिता कीजिए, चाहे थोड़ी थोड़ी कीजिए। आपका मन बनना शुरू होगा, आप सोचना शुरू करेंगे
और आप समझ, क्योंकि नए तरीकों से किसान को घेरा जा रहा है और जो हमारे किसान बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, मैंने देखा है वो पुराने लोग हैं, वो किसान की वो सरकार की चतुराई को समझ भी नहीं पाते और उनको ऐसे घेर लिया जाता, वो बेचारे जवाब भी नहीं दे पाते। तो मेरी प्रार्थना है पढ़े लिखे लड़के जो किसान के घरों से हैं वो किसान के हित के लिए सोचना शुरू करें और लड़ना शुरू करें।